एक आपके बात है कि ये हम एक इंस्टॉलमेंट सेल की क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हम जा रहे हैं पढ़ने जिसको हम कहते हैं ना इंस्टॉलमेंट सेल्स की। इसको पूरा नाम दिया जाता है टॉपिक को, वैसे तो लिखते हैं इंस्टॉलमेंट सेल, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि असल में अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स। कल के और 2 लेक्चर्स जो थे पिछले, उन दोनों से मिला के इसको पढ़ना तो ये पूरा समझ में आएगा किस तरह से। वही पूरा सुनोगे जब उसको। सबसे पहली बात यही है कि जब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट सेल्स फ़र्ज़ कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि हमने 2 लाख रुपए की सेल्स की, ठीक है, साल में दिया हुआ था। कॉस्ट हमें बताया गया कि जो आपके पास कॉस्ट मौजूद है, वो जो आपने चीज़ बेची है उसकी कॉस्ट आपको बता दी गई कितने की है, 1,40,000 की। ठीक है, हमारा कैलकुलेटर होगा ना तुम्हारे पास, निकाल लेना थोड़ी। उसके साथ ही उन्होंने आपको बताया डाउन पेमेंट कि मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये की डाउन पेमेंट वसूल किया। ये सब सवाल में गिवन होगा, याद रखना। यानी ये सवाल आपने बनाना नहीं है, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक सवाल तुम्हारे सामने बना रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि सवाल में डेटा क्या क्या होगा। फिर इसी तरह से कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्या मतलब हुआ, किस्तें वसूल की। ठीक है, अब किस्तें कितनी वसूल की, लेट सपोज कि उसने आपसे कह दिया कि इन्होंने किस्तें वसूल की 80,000 रुपये। अब तमाम काम कर रहे होंगे तो मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हुए होंगे, वो सारे खर्चों को मिला के उन्होंने आपको खर्चा बता दिया कि लेट सपोज 30,000 रुपये का खर्चा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो हमेशा हमें पता है कि अकाउंटिंग में असल में क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ये तो क्या है, ये तो उसका डाटा मौजूद है। उस रिक्वायर्ड में आपसे क्या कहेगा कि आप इस तमाम चीज़ को जर्नल में क्या करें, रिकॉर्ड करें, और इंक्लूडिंग क्लोजिंग एंट्रीज, यानी इसको रिकॉर्ड करके क्लोजिंग एंट्रीज तक इसको क्या करें, कंप्लीट करें। बेसिकली क्लोजिंग एंट्रीज तक कंप्लीट करने का मतलब ये है कि इसका प्रॉफिट और लॉस तक निकाल के जाए। ठीक है, तो ये अब हमारे पास डाटा शुरू हो रहा है और हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहली बात, सवाल लिया, जो कंपनी का नाम लिखा हुआ था वो कंपनी का नाम लिखा। सेकंड लाइन में आपने लिखा कि क्या बनाने जा रहे हैं आप, जर्नल एंट्रीज। मुस्तफ़ा ये वहाँ से नज़र आ रहा है लिखा हुआ मेरा, ठीक है, जर्नल एंट्री। अब हम इसमें सबसे पहली एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज़ क्या है, सेल्स। सोचो ज़रा, सेल्स की हम नॉर्मल सेल की क्या एंट्री बनाते थे। अगर कैश सेल होती थी तो हम बनाते थे कैश डेबिट, और ये थोड़ा सा अपना हाथ दूर करना ताकि स्पीकर से आवाज़ मेरी पूरी जाए। ठीक है, कल थोड़ा सा पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। नॉर्मली सेल्स की क्या एंट्री होती थी, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, यही होती थी ना। यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो अब दोनों से पहले इंस्टॉलमेंट लग जाए, यानी अगर क्योंकि है इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट सेल पे, अगर लेक्चर नंबर 1 याद करो तो मैंने समझाया था कि इंस्टॉलमेंट सेल एक तरह से किसकी किस्म है, क्रेडिट सेल की किस्म है। तो एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, पहली इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। कितने अमाउंट से, कितने की सेल है नासिर साहब, 2 लाख की। तो आप ये एंट्री बना देंगे 2 लाख से। अब नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है यार कि नरेशन क्या हो जाएगी। अगर आप इम्तिहान में छोटा सा सवाल आता है, लिखिएगा टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो पहली एंट्री आज के बाद आपने सीख ली, इंस्टॉलमेंट सेल में हमेशा इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी कौन सी एंट्री है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल याद रखो वैसे ही है जैसे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था। इसको गुड्स को रिप्लेस करके यहाँ पे वर्ड्स क्या आ गया, इंस्टॉलमेंट सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर आपको एंट्री याद हो तो याद होती थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तो यहाँ पर भी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ये एंट्री बनेगी आपके पास। और अगर दी हुई है सवाल के अंदर 1,40,000 तो 1,40,000। तो अब ये समझ लो कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हमेशा सिंपल एक एंट्री है, बनाते चले जाए। अब ज़रा करीब करना मुस्तफ़ा, देखना कि 2 जो एंट्री है ना, ये दोनों में क्या हो क्या रहा है। ये 2 है क्या, डाउन पेमेंट और कलेक्शन ऑफ। देखो इन दोनों में डाउन पेमेंट हो या कलेक्शन हो, दोनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है, दोनों में पैसे रिसीव हो रहे हैं। यानी क्या मतलब, आप अगर सेलर हैं
मैं आपका बायर हूँ तो मैंने आपको डाउन पेमेंट दूँ या मैं आपको किस्तें दूँ, आपको क्या रिसीव होगा? आपको पैसे रिसीव होंगे। तो नॉर्मली सोचो कि अकाउंट रिसीवेबल रिसीव होता था तो एक एंट्री होती थी कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री दोनों सूरतों में यही रहेगी। हाँ, जिस वक्त उसने डाउन पेमेंट कहा तो समझ लो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट। और चूंकि अकाउंट रिसीवेबल के साथ क्या लगाया था? इंस्टॉलमेंट लगाया था, तो वही इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना डाउन पेमेंट आया? 50,000। तो ये एंट्री कितनी से बन जाएगी? 50,000 से बन जाएगी। यस सर। ठीक है। इसी के बाद अगला क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसमें भी क्या हुआ? पैसा आया ना, तो क्या एंट्री बनेगी? चौथी एंट्री क्या बनेगी? वो भी यही एंट्री बनेगी, कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। असल में देखा जाए तो होगा क्या? होगा ये कि दोनों की टाइमिंग का फर्क होगा। ये कब हुई होगी पैसे वसूल? ये हुए होंगे जिस वक्त सेल की गई। यस सर। और ये कब हुए होंगे? बाद में हुई होंगी, जब पैसे महीने के बाद कलेक्ट होंगे। अच्छा, बाद ऐसा भी हो सकता है कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट की 4 एंट्री बोल दे। कैसे? पहली कलेक्शन आई, दूसरी कलेक्शन आई, तीसरी कलेक्शन आई, चौथी आई, कोई मसला नहीं, 4 दफ़ा एंट्री बना दो। बात क्या है? एंट्री यही बन रही है। तो सेल की एंट्री यही बन रही है, कॉस्ट की एंट्री यही बन रही है, और कैश कलेक्शन हो चाहे डाउन पेमेंट की सूरत में हो या 50 किस्तें आ जाएं, एंट्री यही बन रही है, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। दोनों में क्या वसूल हुआ? कैश वसूल। तो 4 एंट्री आपको सिखा दी गई। यस सर। अब आ जाइए 4 इस तरह से कि इन दोनों की एंट्री सेम है, ठीक है ना, वरना 5 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे किया। अब उन्होंने कोई सैलरीज एक्सपेंस या कुछ नहीं लिखा, कभी वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख देंगे, कभी जनरल एक्सपेंस कर देंगे, कभी 2 लिख देंगे। तो बहरहाल एक्सपेंसेस डेबिट और क्या क्रेडिट? पेमेंट कर रहे हो तो कैश क्रेडिट। कितने से है जनाब? 30,000 से। इस बात के साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा। पॉज कर दो भाई, इनकी बात सुन लो, 1 मिनट को पॉज करो, स्टॉप नहीं करना। अब ये एंट्रीज बोलूँ, ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ये एंट्रीज के साथ ही जनरल एंट्री जितनी बनानी थी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स की समझ लो क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ आ रहे हैं, और अब इसी को आप कह सकते हैं कि यही जो हम सीख रहे हैं ये है इंस्टॉलमेंट सेल्स की क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। और ये जब भी होगा हमेशा कंप्लीट ही होगा, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग साइकिल बनानी है तो ये बनाना ही बनाना है, चाहे वो यहाँ लिखे ना लिखे। रिक्वायर्ड मैंने बताया ना जैसे कि रिक्वायर्ड में लिखा होगा, कभी नहीं भी लिखा होगा तब भी ये पूरा कंप्लीट करना है। और इस क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब है 3 एंट्री का पैकेज। थोड़ा सा इधर रखो ताकि पूरी कॉपी मेरी आ जाए, ठीक है, फिर इसको क्लोज कर लेना। बोलो आगे सर। अब देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्लोजिंग एंट्री में क्लोज करते हैं। याद करो, इधर दिखाओ करीब, यहाँ सेल क्रेडिट था, ये सेल है, और ये क्या है? कॉस्ट है। इन दोनों को पहले आपस में क्लोज करेंगे। हमेशा पहली क्लोजिंग एंट्री में इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट होगा। देखो यहाँ क्रेडिट था, वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने का सेल था? 2 लाख। क्रेडिट था, यहाँ पे 2 लाख से सेल्स हमेशा क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर कॉस्ट वहाँ डेबिट था, देखना चाहते हो? ये देखो कितने से था? 140 से था। यहाँ पर आके क्रेडिट कर दिया जाएगा क्लोज करते हुए, क्योंकि क्लोज करने का बुनियादी रूल क्या है? जो चीज़ डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। तो उल्टा कर दिया। कितना? 1,40,000। अब इन दोनों का फ़र्क क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना, सेल और कॉस्ट का फ़र्क। लेकिन यहाँ बताया कि उसको हम क्या नाम देते हैं? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, DGP। इन दोनों के डिफरेंस से आप यहाँ लिख दीजिए, DGP है कितना? 60,000। यानी आपने बताया कि इस दफ़ा की सेल इतनी थी, कॉस्ट इतनी थी, और इतना प्रॉफिट इस साल में मिलेगा। याद रहे कि ये सारा काम कब हो रहा है? क्लोजिंग एंट्री कब बनती है? एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब जैसे ही यहाँ तक पहुँचे तो अब अगला काम क्या होना चाहिए? भाई जो प्रॉफिट मिलना था आखिर मिला कितना? जब तुम ये कह रहे हो कि 60,000 प्रॉफिट मिलेगा, और मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट सेल में असल में प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पर? जितना पैसा आया है। तो कितना प्रॉफिट मिला हमें? इसके लिए पहले, आगे जाने से पहले हमें हमेशा एक कंप्यूटेशन, और अब ये कंप्यूटेशन आपकी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो कहलाती है कंप्यूटेशन फॉर DGP रेट। और क्या फॉर्मूला बताया था कि DGP का रेट निकालने के लिए जो DGP की अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट सेल से डिवाइड होके 100 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो इस वक्त DGP कितना था? आपने ऊपर वाली एंट्री में दिखा दीजिए, 60,000 था, है ना? क्लोज कब दे दो। और सेल कितनी थी? 2 लाख थी। 60,000 को 2 लाख से डिवाइड करके करोगे तो आई थिंक कि ये 30% का हमारे पास
DGP रेट आ जाएगा, ठीक है। ये 30%, ये क्या मतलब हुआ 30% का मुस्तफ़ा साहब? 30% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये आएंगे ना तो उसमें 30 रुपये प्रॉफिट है और 70 रुपये जो है कॉस्ट है, सही है 30 रुपये? अच्छा, अब क्या हुआ, आए पैसे कितने आए? तो अगले में यहाँ पे आप करीब करोगे, पहले वाली एंट्री में कितना कैश आया था अकाउंट रिसीवेबल्स के जरिए से? 50। दूसरे में कितना आया किस्तों की सूरत में? 80। तो जितने पैसे आए उनको आपस में क्या कर लो, जमा कर लो। तो पता करना चाहते हैं आखिर प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगली चीज़ यानी ग्रॉस प्रॉफिट DGP से जो अगला इस कंप्यूटेशन गुजा होता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन फॉर RGP। RGP कहलाता है डेफर्ड का उलट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। DGP का दूसरा नाम क्या था? अनरियलाइज। डेफर्ड का दूसरा नाम था अनरियलाइज। अब ये क्या हो गया? कितना रियलाइज हुआ? तो भाई बड़ा सिंपल है, 50 और 80 मिला लो, कितना बना 50 और 80? 1 लाख, मेरा ख्याल है 30,000। कितना प्रॉफिट का रेट था? 30%। 1,30,000 का 30% ले लो, यानी 30 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई आपके पास 100 आ जाएगा। ये सारे जीरो कट गए। 39,000 का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके पास प्रॉफिट आया, यानी जो 60,000 का ड्राइफेट था ना उसमें से कितना प्रॉफिट अर्न हो गया, यानी जितना अनरियलाइज था उसमें से कितना रियलाइज हो गया। तो क्या एंट्री बनाएंगे कि DGP अब खत्म हो रहा है, तो दूसरी एंट्री, यानी देखो मैंने नंबर 1 इसको क्यों दिया पता है? क्योंकि क्लोजिंग की पहली एंट्री है। क्लोजिंग की दूसरी एंट्री हमेशा बनेगी DGP डेबिट और RGP क्रेडिट। दरअसल ये एंट्री है तो क्लोजिंग में, मगर ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये DGP को RGP में क्या करती है, कन्वर्ट। कितने से? 39,000। कैसे पता चला हमें 39,000? पहले ये 2 कंप्यूटेशन परफॉर्म की तो 39। अब 39 वो प्रॉफिट है जो इस दफ़ा क्या हो गया, रियलाइज हो गया। लेकिन नेट प्रॉफिट कितना हुआ? तो एक थर्ड एंड लास्ट एंट्री बनती है RGP, ठीक है, डेबिट 39,000 से। और इधर आओ, 5वीं एंट्री में कितना एक्सपेंस पे किया था? 30,000। तो डेबिट था ना एक्सपेंस, तो अब यहाँ पर ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, यानी जितने एक्सपेंस है अब वो यहाँ पे क्लासेस कितने होंगे, 30। तो बच कितना गया, 9,000। ये 9,000 प्रॉफिट है। और अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट होता है नॉर्मली कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, और कैपिटल में नहीं हो तो हम इसको रिटेन अर्निंग में, और इसके साथ ही ये चीज़ खत्म। अब बात सुन लेना थोड़ा तवज्जो से, याद रहे। यहाँ पे क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट था? 39,000। कितना एक्सपेंस क्लोज हुआ? 30। कितना प्रॉफिट चला गया? अगर उल्टा होता, मिसाल के तौर पर 39 का प्रॉफिट आया, अभी हम एक्सपेंस 40,000 पे करते तो क्या होता? लॉस हो जाता, क्योंकि प्रॉफिट हुआ 39 और एक्सपेंस बजाय 30 के कितना होता? 40 होता। तो क्या हुआ? लॉस होता। उस सूरत में पता क्या होता, ये रिटेन अर्निंग क्रेडिट साइड में आने के बजाय डेबिट साइड, यानी मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ लिखना है ना कि अगर एंट्री होती तो RGP होता 39, एक्सपेंस हो जाता कितने? 40। तो भाई अब डेबिट में कमी होती तो यही रिटेन अर्निंग बजाय क्रेडिट के कहाँ आ जाता? डेबिट साइड पे आ जाता। यानी ये लॉस, यानी इस एंट्री का एक दूसरा वर्जन बता रहा हूँ, अगर कभी एक्सपेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो। गॉट द पॉइंट? ये है पूरा लेक्चर, एक दफ़ा और से सुनिए फिर देखिएगा, बंद कर दो।